तो अगर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिगिनर बॉक्स 8 कंप्लीट, फिर पूरा इसको कंप्लीट मान लूं मैं? नो, तुम लोग तो बोल रहे कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया है ना। तो ये हो गया। अगर तो ये बाकी के 3 क्वेश्चन और भी है नेक्स्ट पेज पे, इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो फिर ये कंप्लीट हो गया अपने बिगिनर बॉक्स। तो उसके आगे फिर एक्सरसाइज पे आ जाते, एक काम करते, ये इलस्ट्रेशन भी करना चाहिए बच्चों आपको। एक्सरसाइज 1 आई थिंक मैं करा चुका था आपको, है ना, इतना मुझे याद है। एक्सरसाइज 1 बता दी थी मैंने आपको। एक्सरसाइज 2 से डिस्कशन करना था। हाँ, तो एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करते हैं। सेंड टू एवरीवन ही करना मैसेज, ठीक है। तो जो जो डाउट है सेंड टू एवरीवन करते जाओ। सेंड बताइए डाउट्स क्या है इसके अंदर। 10th आया मेरे पास, पहले पेज पे बताओ। इस पहले पेज पे 7 तक क्वेश्चन में प्रवीण का एक आया मेरे पास 4 नंबर देखते हैं। Comparing the LC oscillation with the oscillations of spring block system, force constant of spring K and mass of block M, the physical quantity mk is similar to, physical quantity m into k is similar to। देखिए, अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कंपेयर करें विथ एलसी ऑसिलेशन, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो हमारा वेरिएबल होता है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, और पीछे स्प्रिंग लगी रहती है ना। अच्छा, जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही उसके प्रोपोर्शनल स्प्रिंग में फोर्स आता है, वहां फोर्स क्रिएट होता है ना। और जो फोर्स होता है उसी से अपन डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, उसी से अपन एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाते हैं, d2 x by dt2 ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें हम अपनी इक्वेशन से, एलसी ऑसिलेशन में हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटर पे चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस q by c होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस q by c बराबर होना चाहिए था इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस विच इज L divided by dt, और वहां L को अपन I को लिख देते थे dq by dt, तो बन जाता था q by c इज इक्वल टू L, माइनस साइन आता था इसके अंदर, इंटू d2q by dt2। ये इक्वेशन बनती थी हमारे पास। तो आप अगर कंपेयर करो तो चार्ज रिलेट हो रहा है x से, देख लो चार्ज रिलेट हो रहा है x से, और उधर x के एंड में k है और यहाँ 1/c है, तो k इज इक्वलेंट टू 1/c, k इज इक्वलेंट टू 1/c, और वहां मास मल्टीप्लाई होता था, यहाँ L मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मास इज इक्वलेंट टू L। तो आपसे पूछा है कि m इंटू k क्या होगा, तो m के इक्वलेंट L है और k के इक्वलेंट 1/c है, तो ये आना चाहिए L इंटू 1/c, मतलब डी आंसर आना चाहिए। यस सर। इक्विवेलेंसी समझ में आई? कौन सी चीज एक दूसरे के इक्विवेलेंट जैसी दिख रही है अपन को इक्वेशंस में? किसी को डाउट? यस सर। चलिए, वेरी गुड, क्लियर है तो फिर अच्छी बात है। फोर्थ के अलावा कुछ इस पेज पे डाउट है क्या? बताइए, इस पेज पे कोई भी और डाउट है क्या? नो, प्रवीण का तो आंसर है मेरे पास। वेरी गुड प्रवीण, कोई भी डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, है ना। तो हटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, अ सिस्टम कैन नॉट हैव म्यूचुअल इंडक्शन विदाउट हैविंग सेल्फ इंडक्शन। सही बात है, म्यूचुअल इंडक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, याद करिए म्यूचुअल इंडक्शन को लिखते थे अपन k टाइम रूट L1 इंटू। तो अगर सेल्फ इंडक्शन ही नहीं होगा तो कैसे म्यूचुअल इंडक्शन होगा भाई? अगर कोई सिस्टम करंट आने पे फ्लक्स ही नहीं बनाएगा, फ्लक्स बनाएगा तो सेल्फ इंडक्शन होगा, और फ्लक्स नहीं बनाएगा तभी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया, सही बात है, ये तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, इफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सिस्टम इज जीरो, इफ सेल्फ इंडक्शन मस्ट बी जीरो, ये गलत है। तो म्यूचुअल इंडक्शन k जीरो हो तो जीरो हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सेल्फ इंडक्शन भी जीरो है ना। k इक्वल टू जीरो होने से म्यूचुअल इंडक्शन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि L1 एंड L2 ये जीरो आएंगे, ये इसका मतलब नहीं निकल रहा, समझे? जिसका डाउट था उसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? त्रिलोक को तो आ गया, वेरी गुड त्रिलोक। बाकी बच्चे बताइए, क्या और कोई डाउट बच रहा है इसमें एक्सरसाइज 2 में? नो सर। ओके, वेरी गुड। इसके बाद तो कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज पूरी हो गई अपनी। तो एसी पे आ जाते हैं फिर अपन, है ना। एसी का भी काफी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। तो मैं एसी का सबसे पहले बिगिनर बॉक्स 1 निकालता हूँ। बिगिनर बॉक्स 1 दिया था ना? क्या बोल रहे?
सर एसी में सर बीबी टू भी दिया था क्या आपने? मतलब अभी मैंने बोला तो कुछ नहीं था यार एसी में, लेकिन काफी चीजें बता दी थी मैंने आपको एसी की। एसी करीब करीब पूरा ही टॉपिक हो गया है उसमें, एक ही चीज बताना बची है बस, बाकी तो सब कुछ बता दिया एसी में। ठीक है, प्रवीण का एक डाउट आया मेरे पास 4, तो BB1 में डाउट हो तो बता दीजिए। आपके अगर डाउट बच गए, बाद में नहीं करा हो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। BB1 का 4 तो कर ही लेते, लाओ प्रवीण ने बोला है तो 4 कर ही लेते। चलिए 4, in an AC voltage is given by this, the mean value of voltage calculated over time interval of t/2 second। ये हो सकता है 0 हो सकता है ना हो, है ना। टाइम इंटरवल ऑफ t/2, देखिए नीचे ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये मैं AC का सिग्नल मैंने बनाया है ये। तो आपको क्वेश्चन में कहा तो नहीं टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ का लेना। अगर कोई ये t/2 का टाइम इंटरवल ले तो उसे मीन वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, पर यहाँ से यहाँ t/2 टाइम इंटरवल ले तो उसे मीन वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ हिस्से में नेगेटिव है, कुछ हिस्से में पॉजिटिव है, तो मीन वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑलवेज 0, गलत। इस नेवर 0, ये भी गलत। इस 2E0/π ऑलवेज नहीं, मे बी 0, आंसर आना चाहिए इसका डी। ठीक है, इस ऑलवेज 0 भी गलत हो गया, हमेशा 0 नहीं आएगा। नेवर 0 भी गलत हो गया, ऑलवेज ये होगा, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इस मे बी 0। बोलिए आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, और कुछ बोल रहा था क्या बीच में अभी? कोई भी नहीं बोल रहा था, ठीक है। इसका बिगिनर बॉक्स 2 भी कर ले क्या? सर नहीं किया अभी। नहीं करा? चलिए, तो अब एक काम करो, इसका BB2, हाँ BB2 भी, हाँ कोई बात नहीं, BB2 भी कर लेना, इसका अगली क्लास में करके लाना। और BB3 की देखो थ्योरी, ये रेजोनेंस से पढ़ा दिया आपको मैंने, है ना। देखो ये रेजोनेंस के बारे में लिखा है, सब आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें क्वालिटी फैक्टर बताना बचा है, वो पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास अभी। और पावर बची है इसके अंदर, पावर एंड AC, ये चीज बची है हमारी। इसके अलावा ये सब हो गया, ये पावर एंड AC बचा है अभी, ये पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो इसके अलावा देखो इसके बाद चैप्टर खत्म है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। ये आखिरी चीज है इसमें पावर चोक कॉइल बस, ये BB3 इसका आखिरी है। ठीक है, तो अपना AC भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो आप लोग, समझे? सर हाँ, तो AC पूरा करना है आपको। अब अपन इसकी जो भी बची कुछ थ्योरी आज अभी कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपना ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो हमने AC में लास्ट क्लास में रेजोनेंस पढ़ा था। रेजोनेंस से एक और डाउट था सर। हाँ बोलिए बोलिए। डाउट था सर, मैंने भेजा था आपको। कौन सा? 10 सर। बिगिनर बॉक्स, हाँ बोलिए किसका? बिगिनर बॉक्स 1 का ही था क्या? 12 सर। 12 BB1 का 12। चलो अब बंद कर दिया मैंने उसको, नेक्स्ट क्लास में BB2 भी कर रही है हमको। बहुत से बच्चों ने BB1 भी नहीं करा होगा, तो उनके भी डाउट है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में उससे कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में आपको रेजोनेंस पढ़ाया था। रेजोनेंस क्या होता है? सर्किट में, LCR सर्किट में, अगर मेरे पास एक RLC सीरीज सर्किट है, उसमें मैंने एक AC पोटेंशियल लगाया है, और AC पोटेंशियल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूं मैं। तो हमने देखा था इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदलने से जो करंट की RMS वैल्यू आती थी, अगर उसका ग्राफ बना है, करंट की RMS वैल्यू, या नॉर्मली उसे करंट ही बोल देते हैं, उसका अगर ओमेगा के साथ ग्राफ बना है, तो शुरू में बहुत हाई रेजिस्टेंस, बाद में बहुत हाई रेजिस्टेंस होने से दोनों केसेस में करंट कम होता है, वो बीच में करंट ज्यादा आता है। इस तरह का कुछ ग्राफ आता है हमारे पास। एक पर्टिकुलर ओमेगा पे हमें करंट मैक्सिमम मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस की सिचुएशन, जहां करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है हमको, आई की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है V/R, जो भी हमें पोटेंशियल लगाया है उसकी RMS वैल्यू बाय R। उस समय क्या होता है कि L और C का जो XC और XL होता था वो बराबर हो जाते हैं, जिससे हमको Z मिलता है मिनिमम इक्वल टू R। इसे वो मैंने पढ़ लिया था रेजोनेंस वगैरह। ठीक है, अब यहाँ करंट मैक्सिमम है, तो सर्किट में पावर भी मैक्सिमम है। जो सोर्स की पावर है वो ज्यादा सर्किट कंज्यूम कर रहा है, सर्किट पावर भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, यहाँ ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसीज है
उन पे कम पावर कंज्यूम करेगा, है ना। साफ साफ इसका मतलब है इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज पे कम पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर कम हो रही है बाकी जगह पर, कम होते होते जब मैक्सिमम कंजम्पशन की आधी पावर रह जाए, जब मैक्सिमम कंजम्पशन की आधी पावर रह जाए, उन फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। जिन फ्रीक्वेंसीज पर पावर आधी हो जाए उन फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं अच्छे से, क्या है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, अच्छा ये ऊपर नीचे दोनों जगह ऊपर ग्राफ बन गया, ठीक है घटाते हैं। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, या आधी पावर वाली फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पावर सर्किट में आधी कंज्यूम हुई है। अच्छा, पावर आई स्क्वायर आर से रिलेट करे तो आई के स्क्वायर से रिलेटेड होती है, पावर आई के स्क्वायर से रिलेटेड होती है। पावर आधी, इसका मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम की बाय रूट 2 टाइम होना चाहिए, क्योंकि आई का Yes, स्क्वायर sir. होगा तो आई को जब बाय रूट 2 करेंगे तो पावर हाफ आ जाएगी। आई का स्क्वायर में जब बाय रूट 2 का टर्म आएगा इससे पावर आएगी। तो एट दिस फ्रीक्वेंसी पावर तो आधी है एंड करंट इज 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम करंट। करंट की वैल्यू मैक्सिमम का बाय रूट 2 मिलती है। यहाँ जो करंट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम की बाय रूट 2 मिलेगी। यहाँ जो भी मैक्सिमम करंट आता था उसका बाय रूट 2 टाइम करंट दिखेगा। सो वो फ्रीक्वेंसी जब सर्किट का करंट मैक्सिमम का बाय रूट 2 मिले उसे बोलते हैं अपन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी याद रख सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जहाँ करंट जो है वो मैक्सिमम का बाय रूट 2 हो गया, उसे बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैक्सिमम का रूट 2 करंट, अच्छा मैक्सिमम करंट कितना था, V/R था। मैक्सिमम करंट कितना था, V की जो भी आरएमएस वैल्यू आती है बाय R करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे बाय रूट 2 R दिखना चाहिए। इसका मतलब हमें Z जो दिख रहा है वो देखो रूट 2 R दिख रहा है। I की आरएमएस वैल्यू वो V RMS बाय रूट 2 R, मतलब Z दिख रहा है रूट 2 R। Z की वैल्यू क्या होती है, Z होता है √R² प्लस XL जिसको हम ओमेगा एल भी लिखते हैं, XC जिसको ओमेगा XL माइनस XC जिसको ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी लिख दिया मैंने। तो ये आ गया। तो तुम अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो यहाँ से ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, इसकी वैल्यू तुम्हें मिलना चाहिए प्लस माइनस आर। तभी ऐसा होगा जैसे जब यहाँ √2 R आ जाएगा, है ना। जब ये भी R होगा तभी तो R² प्लस R² इक्वल टू 2R² का रूट मतलब √2 R आएगा। तो हमारा जो XL माइनस XC का टर्म है वो भी क्या मिलना चाहिए, मुझे प्लस माइनस R मिलना चाहिए। सो एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी हो गई जब हमें ये टर्म प्लस माइनस R दिखेगा। रिएक्टेंस ऑन सर्किट में जो रिएक्टेंस है वो प्लस माइनस R मतलब रेजिस्टेंस के बराबर है। सर्किट की नेट रिएक्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इन मैग्नीट्यूड। अब इससे अपन इक्वेशन बना सकते हैं ओमेगा से, है ना। यहाँ से आप ओमेगा की इक्वेशन बना सकते हो। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो। नोट करना है। हाँ सब नोट करना है। हाँ मैं टाइम दे दूंगा, पहले समझ लीजिए फिर नोट करना। तो ओमेगा, ये ओमेगा से इधर मल्टीप्लाई करा तो LC ओमेगा स्क्वायर, यहाँ -1 बचा इक्वल टू प्लस माइनस R ओमेगा सी। पूरे में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, फिर उस टर्म को यहाँ लेके आ जाता हूँ मैं। तो LC ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस RC इंटू ओमेगा -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट से हम ओमेगा की वो वैल्यूज निकाल सकते हैं जब ऐसा हो रहा है। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक होता है -B प्लस माइनस √/B² B² माइनस 4AC 4AC। A इंटू C करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4LC/2A। अब देखो सेकेंड टर्म में यहाँ माइनस साइन तो मैं ले नहीं सकता वरना ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा। मुझे ओमेगा नेगेटिव तो चाहिए नहीं, तो यहाँ तो प्लस साइन लेके चलेंगे। तो मेरे पास जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मिलेंगे, यहाँ माइनस नहीं ले सकता, नहीं तो मेरे पास नेगेटिव ओमेगा आ जाएगा। तो वहां पे माइनस हटा दिया मैंने, तो प्लस माइनस RC प्लस √/R² C² प्लस 4LC/2LC। ये वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आ गई जिन पर ऐसा हो रहा है कि करंट 1/√2 हो गया या पावर आधी हो गई। तो ये आ गई ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू। छोटी वैल्यू जो है ओमेगा 1 उसके लिए माइनस साइन ले लेना, बड़ी वैल्यू के लिए प्लस साइन ले लेना। जैसे मैं अलग अलग लिख दूं, आपको लिख के बता देता हूँ। तो मैं ओमेगा 1 जब लिखना चाहूंगा, मैंने छोटी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 बोली थी,
तो यहाँ छोटे फ्रीक्वेंसी के लिए माइनस साइन लिख लो, आरसी में माइनस लोगे तो स्मॉल आएगा नंबर, रूट ओवर ये आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC वाला टर्म डिवाइड बाय 2LC, ये ओमेगा 1 आ गया, और ओमेगा 2 जो बड़ी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी प्लस आरसी वाला टर्म बनेगा, रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 2LC। तो मेरे पास दोनों ओमेगा की वैल्यू आ गई जिस पर पावर मैक्सिमम की आधी आ रही थी। ठीक है, तो पहले तो ये निकाला मैंने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इसके आगे अपन बढ़ेंगे, पहले आप इतना वापस से समझ लो और इतना नोट कर लो। तो मैंने क्या बताया है, हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ये क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर पढ़ने के लिए हमें जरूरी था पढ़ना हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसलिए पहले हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पढ़ाई आपको मैंने। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये समझ लो कि भाई सर्किट का जो करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। यहाँ करंट मैक्सिमम कितना आता है, जो भी पोटेंशियल है बाहर कर देते हैं क्योंकि Z यहाँ पर R हो जाता है, इसे रेजोनेंस कहते थे। रेजोनेंस से बड़ी फ्रीक्वेंसी पे जाओ या छोटी पे जाओ, दोनों केस में करंट कम होता है। तो करंट कभी ऐसा तो होगा ना कि मैक्सिमम वैल्यू का बाय √2 टाइम आ रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू बाय √2 आ रहा होगा, उस समय पावर आधी हो जाएगी क्योंकि पावर I स्क्वायर पे डिपेंड करती है। करंट जब बाय √2 हो गया तो पावर हमें आधी मिलेगी। तो इन फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 ओमेगा 2 जिन पर पावर सर्किट में आधी कंज्यूम होती है, इन्हें कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे मुझे एंगुलर शब्द लगा देना चाहिए टू बी मोर करेक्ट, आर कॉल्ड हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 जिन पे करंट मैक्सिमम का बाय √2 हो गया था। ठीक है, अब वो मैंने निकाली कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, वो मैंने निकाला। उसके लिए मैंने देखा कि उस समय करंट क्या है, उस समय करंट मैक्सिमम का बाय √2 है। मैक्सिमम होता है VRMS बाय R, तो बाय यहाँ √2 लगा वही था। तो मुझे दिखा कि Z √2R, Z इक्वल टू √2R, Z की वैल्यू ये होती है। ये √2R कब हो सकता है, जब ये टर्म आ जाए प्लस माइनस R। तो इसको प्लस माइनस R लिख के मैंने इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा, तो ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आगे मिलता है। तो इतना अपन ने अभी तक करा है कि हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये डिफाइन करा है और उनके वैल्यूज निकाली है। आपको समझ में आया क्या इतना? क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है? आ गया सर। आ गया, चलिए वेरी गुड। तो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अभी क्वालिटी फैक्टर पूरा नहीं पढ़ा है अपन ने, अभी इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। पार्थिव का है, पार्थिव कल भी नहीं था क्लास में। वेयर इज पार्थिव? अभी है पार्थिव? दीपांशु है, प्रवीण है, रोहित, वेदांग, असील, आस्था, त्रिलोक, खुशी, प्रियांशु है। ओके, इतनी चीज समझ में आई? आगे कंटिन्यू करें अब? यस सर। ओके बच्चों, अब देखो। अभी नहीं हुआ सर, नोट अभी हुआ। हाँ जल्दी से नोट कर लो। अब नोट हो गया? नहीं हुआ सर, कर रहा हूँ सर। चलो जल्दी नोट करिए।
डन, काफी बच्चों का रिप्लाई आ गया मेरे पास, डन। तो मेरे पास स्पेस है थोड़ा, वहां पे लिख देता हूं मैं। क्वालिटी फैक्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज डिफाइन करी, इन्हीं को कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है, यही कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर, विच इज डिफाइंड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। And what is bandwidth? Bandwidth is nothing but difference of the half power frequencies. जो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं हम बैंडविड्थ। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस है, इसी को कहते हैं हम बैंडविड्थ। तो बस इस रेशियो को डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर समझने के लिए पहले हाफ पावर फ्रीक्वेंसी समझना जरूरी थी, पहले वो निकाल लिया अपन ने। अब जरा इनका डिफरेंस देखिए, अगर देखिए इन दोनों नंबर में जो पीछे का नंबर है तो सेम ही है, केवल आगे के नंबर में चेंज आ रहा है, उसमें प्लस माइनस साइन ही है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे तो RC/2LC माइनस RC/2LC, तो बचेगा मेरे पास 2RC/2LC। इनका जब डिफरेंस देखेंगे, हाँ तो R/L आएगा, बिल्कुल सही। तो जो हमारे पास बैंडविड्थ आती है ना, वो आ जाती है R/L, ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वो आपको याद होना चाहिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वो आती थी 1/√LC, है ना। तो ये अगर रख दो तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वो आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब 1/√LC डिवाइड बाय R/L। तो 1/R, वो L ऊपर चला गया, √L/C। ये इक्वेशन मिल गई हमको। दिस इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ऐसे डिफाइन होता है, ये फॉर्मूला आ जाता है क्वालिटी फैक्टर का। आपको ये याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर अच्छे से याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना है इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम। ये L जो है उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, है ना, तो देखो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से भी लिखेंगे फॉर्मूले को। L को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो आ रहा है L इंटू ये 1/√LC, मतलब ओमेगा नॉट ही लिख देता हूँ, वापस से लिख सकता हूँ ना, वापस ओमेगा नॉट ही लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट की वैल्यू तो थी। और ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू L, ये एक्सएल है, कब, रेजोनेंस पर। दिस इज एक्सएल एट रेजोनेंस और दिस इज रेजिस्टेंस। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को, दिस इज एक्सएल बाय आर, कब, रेजोनेंस पर। रेजोनेंस की कंडीशन पर जो एक्सएल और आर का रेशियो आएगा, दिस इज ऑल्सो क्वालिटी फैक्टर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सही है क्या, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सएल बाय आर एट रेजोनेंस। बताओ समझ में आ रहा है कि ये क्या सही है, ये सही लिखा है कि नहीं। यस सर। ओके बच्चों, तो एक्सएल बाय आर, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, एक्सएल और एक्ससी रेजोनेंस पे तो बराबर होते हैं, रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्ससी बाय आर। एक्सी भी लिख देंगे। यस, रेजोनेंस पे, रेजोनेंस की कंडीशन पे एक्सएल और एक्ससी तो बराबर होते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की टर्म में लिख सकता हूँ। तो एक्सएल की वैल्यू या एक्ससी की वैल्यू रेजोनेंस पे जो भी है बाय आर कर दो, तो आपको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। अच्छा, दोनों ऊपर नीचे में करंट मल्टीप्लाई करके, मैं ऊपर करंट मल्टीप्लाई करूं, नीचे करंट मल्टीप्लाई करूं, तो करंट इन सर्किट को मल्टीप्लाई कर दिया, करंट इंटू एक्सएल वो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, करंट इंटू आर वो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर करंट का रेशियो भी तो यही है, दिस इज ऑल्सो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का जो भी है और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रेजिस्टेंस का है, इसका रेशियो भी सेम ही चीज आ रही है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को कई तरह से लिखा जा सकता है। क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, उसका फॉर्मूला बनता है ये 1/√L/C, ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, पर इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए आपको कई चीजें दे सकते हैं। अगर उन्होंने हमें रेजोनेंस की कंडीशन पर एक्सएल और आर की वैल्यू दे दी या एक्ससी और आर की वैल्यू दे दी, तो भी हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर हमें रेजोनेंस पर इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप और रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप पता है, तो उनके रेशियो से भी क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत काम की चीज है हमारे लिए। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा क्वालिटी फैक्टर, मीनिंग समझ में आया आपको क्वालिटी फैक्टर का।
इट्स जस्ट अ रेशियो। देख लीजिए सर ये ओमेगा, अरे डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर बाय सर नहीं आया सर, कैसे आया? ओके, आर बाय कैसे आया देख लीजिए। ये ओमेगा 2 की वैल्यू थी, ये ओमेगा 1 की वैल्यू थी। डिफरेंस लो, देखो डिफरेंस लेके क्या आएगा, देखो लिखो पेपर पे डिफरेंस लो, देखो क्या आएगा, तो अपने आप दिखेगा वो आदमी। यस सर। है ना, अपने आप दिखेगा वो, बिल्कुल सही। चलिए और देख लीजिए, कहीं कुछ समस्या है तो बताइए। देयर इज एनी डाउट आप पूछ सकते। चलो कई बच्चे मैसेज Yes, sir, आ गया, क्लियर है, आ गया। यस सर, आ गया, क्लियर है। चलिए हाँ क्लियर है। अब क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये तो मैथमेटिकल हो गया, मतलब क्या है हमें क्या मतलब समझ में आएगा इसके। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होना मतलब क्या, कम होना मीनिंग क्या, ये समझते हैं अपना। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या था, ऊपर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट, और नीचे थी बैंडविड्थ मतलब इनका डिफरेंस। तो अगर ये बैंडविड्थ कम है, ये बैंडविड्थ कम है अगर, तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आएगा, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में वो। और ये बैंडविड्थ कम होना मतलब कि ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ऊंचा जैसा दिखेगा। बैंडविड्थ कम होना तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट आधा हो गया वो कम दूर होगी ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट के पास में है वो, तो ग्राफ ऊंचा दिखेगा। तो अगर मैं आपको अलग अलग ग्राफ दिखाऊं, मान लो मैं यहाँ पे दो करंट वर्सेस ओमेगा के ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया और दूसरा ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। एक ग्राफ मैंने ये बनाया, दिस इज ग्राफ 1, और दूसरे का कलर बदल देता हूं मैं, उसको ग्रीन से दिखाता हूं। मैंने दो तरह के करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाए। तो पहले ग्राफ में जो बहुत ऊंचा जा रहा है, जो बीच में से ये है, ये वाला ग्राफ का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है दूसरे से, ग्रीन वाले से क्वालिटी फैक्टर से ब्लू वाले का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। कैसे, देखो उसकी जो ये जो बैंडविड्थ है, जितनी बैंडविड्थ कम उतना ग्राफ ऐसा ऊंचा जैसा दिखेगा आपको। आ रहा पॉइंट समझ में? ग्राफ देख के भी आप कंपेयर कर सकते हो किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा किसका कम होगा। ग्राफ अगर Yes, sir. नैरो एंड ज्यादा पीक वाला है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। ग्राफ थोड़ा फ्लैटर है, जैसे सेकंड ग्रीन वाला ग्राफ बनाया, थोड़ा फ्लैटर है, जो बहुत स्लो वेरिएशन, बहुत कम ऐसा पीक दिख रहा है उसके अंदर, तो उसका क्वालिटी फैक्टर कम। जितना ज्यादा पीक ऊंचा उठ रहा है उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। Yes, sir. ओके बच्चों, खुशी हैंड रेस कराए, बोलिए कोई डाउट? सर ये ग्राफ इसके किस बीच में? ये ग्राफ करंट वर्सेस ओमेगा, जो ये था वही ग्राफ बनाया था, यस सर, है ना? ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ये अपना रेजोनेंस से रिलेटेड एक पॉइंट होता है क्वालिटी फैक्टर, ये भी अपन ने पढ़ लिया। तो रेजोनेंस कंप्लीट हो गया पूरा, इसका बिगिनर बॉक्स पूरा कर सकते हो, तो पूरा करना है आपको। बस अब एक ही चीज खत्म हो बचती है गया यहाँ पे, एक चीज बचती है पावर। तो नेक्स्ट लिखिए पावर इन एसी, पावर इन एसी। मैं हटा रहा हूँ सब ये, अब हम पढ़ेंगे पावर इन एसी। पावर इन एसी, एसी सर्किट्स में पावर। देखिए पावर चाहे एसी चाहे डीसी हो, वो हमेशा V इंटू आई डिफाइन करते हैं। किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट हो हमारे पास, चाहे वो कैसा भी एलिमेंट हो, कोई भी सर्किट एलिमेंट है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और उसमें से करंट कितना जा रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू थिंग्स, यू विल गेट पावर। पावर इज डिफाइंड एज V इंटू आई, ठीक है, बिकॉज V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज Q अगर फ्लो होता है V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो QV वर्क होता है, और वर्क बाय टाइम करो तो पावर मिलती है। तो Yes, वर्क sir. V इंटू क्यू, बाय टाइम करा Q बाय T को I लिख दीजिए, तो ऐसे पावर डिफाइन करते हैं हमेशा ही, चाहे AC DC कहीं भी हो, पावर हमेशा होती है V इंटू आई। पर AC में क्या होता है कि V और I दोनों साइनसोइडल होते हैं, V और I दोनों साइनसोइडल हो गए। इन AC V को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, V नॉट, उसकी पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, मान लेते हैं वोल्टेज फेज में आगे है। करंट को लिख सकते हैं उसकी पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। तो
एसी में वोल्टेज करंट दोनों साइनसोइडली वेरी करते हैं और उनमें कुछ फेज डिफरेंस भी होता है, इसलिए फाई लिख दिया। तो ये वी और आई की वैल्यू जो है ये रख देते हैं। चलो, तो पावर जो आएगी अब वो हमारे पास वेरिएबल आएगी, वो आएगी वी नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये तो टाइम के साथ बदलेगी, टाइम के साथ बदलेगी पावर। इंस्टेंटेनियस पावर हम निकालेंगे तो वो टाइम के साथ वेरिएबल आएगी। लेकिन हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सब मेजर करते हैं हीटिंग इफेक्ट से। हमारे एसी में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट से काम करते हैं, और हीटिंग इफेक्ट ऐसा नहीं है जो बहुत इंस्टेंट के साथ बदलेगा। हीटिंग इफेक्ट एवरेज पावर से बदलेगा। हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो हमेशा एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट रीड एवरेज, इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ना वो कभी रीड नहीं करते हैं, क्योंकि वो तेजी से बदलती रहती है। हीटिंग इफेक्ट वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो एवरेजली क्या पावर आ रही है, एवरेजली क्या हीट डेवलप हो रही है उससे काम करती है। जैसे जो बल्ब वगैरह लगाते हैं हम घरों में, अगर इनकैंडेसेंट बल्ब कोई लगाए तो इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है ना वो, या ट्यूबलाइट जो होती है, सबसे अच्छा एग्जांपल ट्यूबलाइट का है। ट्यूबलाइट जो होती है उसमें होती है फ्लिकर। फ्लिकर मतलब ट्यूबलाइट है ना, चालू होती बंद होती, चालू होती बंद होती, बहुत तेजी से हो रहा होता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करो ना ट्यूबलाइट को तो आपको दिखेगा ट्यूबलाइट में फ्लिकरिंग है, ठीक है, फ्लक्चुएट होती है। क्यों? क्योंकि उसका है ना जो ग्लो है वो बढ़ता है, जैसे एसी में करंट बढ़ा वैसे बढ़ा, फिर एसी के करंट से वो कम हो गया, तो ऐसा बदलता है। लेकिन हमें उसकी एवरेज वैल्यू दिखती है, इसलिए हमको ट्यूबलाइट एक जैसी जलती हुई दिखती है। बिल्कुल वैसे ही जो वोल्टेज और करंट से इंस्टेंटेनियस पावर है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट हो रही है, पर हमें उसकी एवरेज वैल्यू दिखती है। तो इसकी चलो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी वो निकालते हैं। वो निकालने के लिए पहले इक्वेशन को, हाँ बोलो फिर से। सर इंस्टेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हीट हाँ, निकल रही है मेजर। इंस्टेंटेनियस हम निकाल सकते हैं ना, ये निकाली तो है हमने, पर हमें इंस्ट्रूमेंट जो रीड सर कोई करके देते इंस्ट्रूमेंट हैं नहीं है। हाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एवरेज निकालने वाले हैं। पहले इसको एक में कुछ लगा के इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा आपने। यस साइन ए सर, इंटू 2 साइन sin बी, A sin B हाँ क्या क्या होता है बताओ? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, cos A plus B plus cos B minus A। उसके लिए यहाँ 2 लाना था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, वो डिवाइड वाला यहाँ रह गया। 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो जाने वाला है, आपने अभी बोला मुझे कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस करा तो 5 बनेगा, फिर माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या सही लिख रहा हूं मैं? देख लो क्या सही लगाया क्या फॉर्मूला मैंने? सही लिख रहा है ये? सर सही लिखा। ओके वेरी गुड, है ना, तो सही लगा दिया है फिर फॉर्मूला। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, इंस्ट्रूमेंट क्योंकि एवरेज रीड करते हैं तो पावर की एवरेज वैल्यू, एवरेज के लिए मैं एवरेज है समझ में आया इसलिए एंगल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एवरेज में देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, ये बाई 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, है ना, इसको ऐसा लिख देते हैं, इसको थोड़ी देर में यूज करेंगे अपन। cos फाइव तो कांस्टेंट था, उसकी एवरेज वैल्यू वही आएगी माइनस। अच्छा, सेकंड जो टर्म है कॉस वाला, ये देखो cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस या साइन टर्म क्या आती है? बताइए, इस कॉस वाले टर्म की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 0। भाई साइन या कॉस जो होते हैं वो तो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, प्लस माइनस में इक्वल होते हैं, तो एवरेज वैल्यू क्या आना चाहिए उनकी? 0 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको 0 लिख दिया। वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस 5। अच्छा, वी नॉट बाय √2, वी नॉट क्या था? पीक वैल्यू, बाय √2 क्या हो जाएगा? वी नॉट था पीक वैल्यू, बाय √2 क्या लिख सकता हूँ उससे मैं? बोलो, आरएमएस वैल्यू। बिल्कुल सही कहा RMS। रोहित, बिल्कुल सही, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस 5। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ये आ गई पावर इन एसी।
तो एसी में जो पावर होती है वो आ जाती है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वी आई का आर एम एस वैल्यू इंटू कॉस फाई। तो ये फैक्टर है जो पावर निकालने में मल्टीप्लाई हो गया है, कॉस फाई वाला फैक्टर, ये पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं पावर फैक्टर। इस कॉस फाई वाले टर्म को कहा जाता है पावर फैक्टर। फाई क्या था? वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, उसमें फाई कितना आता है? वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस 0 आता है, तो उसके लिए पावर फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको पावर फैक्टर पीएफ भी बोल सकते हैं। इन इंडक्टर बात करें या कैपेसिटर में बात करें, इंडक्टर में फेज डिफरेंस वोल्टेज करंट का π/2 होता है, वोल्टेज आगे करंट पीछे। कैपेसिटर में -π/2 होता है, उसमें करंट आगे वोल्टेज पीछे होता है। दोनों ही केस में कॉस फाई की वैल्यू तो हमें क्या मिलेगी? 0। तो पावर फैक्टर वहां पे अपन को क्या मिलता है? 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि एवरेज पावर एक कैपेसिटर इंडक्टर कंज्यूम ही नहीं करेंगे। एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी 0। देयर इज रेजिस्टेंस जो पावर कंज्यूम करता है सर्किट में। सर्किट में पावर कौन कंज्यूम करता है? सिर्फ रेजिस्टेंस। हरी बात समझ में? यस, चलो। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया। इसमें कॉस फाई को अपन पावर फैक्टर बोलते हैं, और फिर पावर फैक्टर की वैल्यू किस एलिमेंट के लिए क्या होती है ये लिखा है मैंने। पर किसी पूरे सर्किट में जिसमें एल सी आर तीनों है, उसके लिए पावर फैक्टर जरूरी नहीं कि 0 आए या 1 आए। उसके लिए अपन जो भी 10 फाई होता है उससे निकाल सकते हैं, है ना। 10 फाई की वैल्यू क्या होती है किसी जनरल सर्किट में? जैसे सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें तो एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर होती है ना। तो इससे आप अब कॉस फाई निकाल सकते हो। कॉस फाई हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट z। तो r/z। पावर फैक्टर इज ऑल्सो r/z। पावर फैक्टर इज ऑल्सो r/z। समझ में आ रहा है? पावर फैक्टर r/z होता है, दिख रहा है अच्छे से? ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो नोट कर लीजिए, ये पावर इन एसी, पावर फैक्टर, ये सब चीजें नोट कर लीजिए। क्या है, सब क्लियर है अब? यस, ओके बच्चों। चलिए तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं पावर वाले, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता मुझे उसको कुछ कराना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन में सीधा देखना डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, कोई मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पावर फैक्टर एसी सब कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा पॉइंट बचा है अपने पास, चोक पॉइंट, उस पर आते हैं। उससे पहले एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, ये आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आईआरएमएस के वेक्टर का मैंने कॉस्ट कंपोनेंट लिया है। यस सर। यस सर। हाँ, ये करंट का एक कंपोनेंट जैसा लग रहा है ना। तो एक कंपोनेंट कॉस वाला हमें पावर दे रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट जो है साइन फाई वाला वो पावर नहीं देगा, इसलिए उसे बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। वॉटलेस कंपोनेंट ऐसी एक फोकट सी बात है, पता नहीं क्यों उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। मतलब रटने की बात है यार, अब क्या इसमें काय का दिमाग है? मतलब ठीक है, आईआरएमएस इंटू साइन फाई, ये पावर में कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इसलिए वॉटलेस कंपोनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। रट लो, ऐसा बोलते हैं बस, ठीक है। कोई इसमें दिमाग वाली बात नहीं लग रही मुझको। चलिए, मेरे को ना पता नहीं, जो ऐसी चीजें जो होती है ना, ये मेरे को अच्छी नहीं लगती कभी भी, मतलब रटने वाली चीजें। मतलब
बच्चे को इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बच्चे का दिमाग कहाँ से चेक होगा, ये आएगा तो इंजीनियर अच्छा है, ये नहीं आया तो इंजीनियर खराब है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये बेवकूफ जैसी बातें लगती है मेरे को। ठीक है, इसलिए ना अपने यहाँ पे ना मतलब इंजीनियरिंग में भी जाओगे ना तो इंजीनियरिंग में अभी भी है ना वो थ्योरी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियर को है ना डिजाइनिंग, जो मैकेनिकल चीज डिजाइनिंग की पढ़ रहा है वो डिजाइनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरी आती है। थ्योरी से क्या हो जाएगा यार, चलो मतलब यस, हाँ नहीं केमिस्ट्री को भी आपके कोर्स में थ्योरी है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या प्रैक्टिकल इसके साथ करो ना तो फिर चीजें समझ में आती है। वो तो आपके कोर्स में ऐसा है कि स्कूल में प्रैक्टिकल कराते हैं नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो प्रैक्टिकल साथ केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, पर इंजीनियरिंग में ऐसा जो होता है ना वो खराब लगता है। आईआईटी में तो नहीं था ऐसा, आईआईटी में बहुत अच्छा था कि वहां पे हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम वहाँ डिजाइनिंग करते थे, हमें पेपर जो आता था वो क्वेश्चन डिजाइन वाले ज्यादा होते थे। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो डिजाइनिंग का पूछ लेंगे कि एक सर्किट ऐसा डिजाइन करो, एक सर्किट वैसा डिजाइन करो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। पर मैंने बाकी जगह देखा जो यहाँ लोकल इंजीनियरिंग है उसमें डिजाइनिंग कुछ नहीं सिखाते, रटवाते बस, तो बहुत बेवकूफी है यहाँ पे। चलो, तो ये एक वैसे ही पॉइंट था कि ये वॉटलेस कंपोनेंट नहीं आएगा तो क्या, कैसे बच्चा दिमाग वाला नहीं है ये, छोड़ो चलो, गलत चीज छिड़ गई है। ठीक है, ये अपन ने पावर वाला कंपोनेंट पढ़ा एसी में। एक छोटी सी चीज और बचती है एसी में हमारे पास, चोक कॉइल। क्या कॉन्सेप्ट होता है चोक कॉइल का, जल्दी से देख लेते हैं अपन। चोक कॉइल, देखिए ये जो के ई चोक कॉइल, एक इंडक्टर में फेज डिफरेंस वोल्टेज करंट का π/2 होता है, cos फाइव का 0 आएगा। तो इंडक्टर इज हैविंग पावर फैक्टर 0, तो उसमें कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होगी, इंडक्टर में कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होगी। एंड इंडक्टर T0 पे करंट भी अलाउ नहीं करती, एकदम सडनली करंट को भी अलाउ नहीं करती है। इंडक्टर T0 पे सडनली जब सर्किट स्विच ऑन करो तो इंडक्टर Yes, अचानक sir. से करंट को अलाउ नहीं करने देती, मतलब करंट को काफी ह्यूज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और रेजिस्टेंस प्रोवाइड तो कर रही है, साथ ही साथ इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनी पावर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, इसके लिए जब भी हमको सर्किट में बहुत करंट को कंट्रोल करना होता है, जैसे कोई रजिस्टर है जिसमें करंट कम करना चाहते हैं अपन, तो साथ में लगा देते हैं एक हाई इंडक्टर। हाई इंडक्टर क्या करती है, सर्किट में जो टोटल Z की वैल्यू है वो बढ़ा देगी, Z होगा √R² प्लस XL²। तो एक इंडक्टर सर्किट में जितनी बड़ी इंडक्टर लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेल आ जाएगा, उतना ज्यादा एक्सेल हुआ तो Z बढ़ जाएगा, Z बढ़ेगा तो सर्किट का जो करंट है वो V/Z होगा, वो कम हो जाएगा। तो सर्किट में जब करंट कंट्रोल करना रहता है हमको, तो हम सर्किट में एक जो भी एलिमेंट लगा है जैसे रजिस्टर, उसके साथ प्रीफर करते हैं एक इंडक्टर लगा दो जो करंट को कंट्रोल कर सके, जो करंट को कम रखने की कोशिश करे, लेकिन साथ ही साथ ये पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा इंडक्टर, उसका पावर फैक्टर क्योंकि 0 है। अब क्वेश्चन बच्चे पूछते कि करंट कम करना है तो सिर्फ इंडक्टर क्यों, एक कैपेसिटर भी तो लगा सकते हैं, कैपेसिटर से भी तो कंज्यूम पावर नहीं होगी और कैपेसिटर से भी तो Z बढ़ा सकते थे अपन। उसमें दिक्कत ये है कि T0 पर वो एक वायर जैसा बिहेव करता है, तो शुरुआत में वो वायर जैसा है, दैट्स व्हाई अचानक सर्किट स्विच ऑन करने से वो करंट ह्यूज फ्लो करवा सकता है सर्किट से। Yes, sir. तो ये उसकी दिक्कत थी, इसलिए हम नॉर्मली इंडक्टर जैसी चीज प्रिफर करते हैं जिसे हम बोलते हैं चोक कॉइल। तो बस चोक कॉइल इज नथिंग बट एन इंडक्टर, इसको हम सर्किट में लगाते हैं टू डिक्रीज कर। पॉइंट समझ में आया? इंडक्टर इज Yes, बेसिकली sir. सॉरी चोक कॉइल इज बेसिकली इंडक्टर। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा था, व्हाट इज द चोक कॉइल, ये भी अपन ने पढ़ लिया। नाउ एसी इज कंप्लीट, अब अपना एसी चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर चोक कॉइल सर करंट कम करता है सर फ्लो। बस यही, अपन को करंट को कम रखना है तो अपन ने एक साथ में एक इंडक्टर भी लगा दिया। चलो, तो थ्योरी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, है ना, या एक काम करते हैं आपके मॉड्यूल के ही कर लेते हैं। मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन हम यूं भी करते कम हो, तो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं अभी। चलो ठीक है, मॉड्यूल में एसी के जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है वो करते हैं हम। चलिए, तो अगेन मैं शेयरिंग कर रहा हूं, मॉड्यूल शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड।
ओके देखो ये मैंने मॉड्यूल शेयर करा है। अब इसमें अपन आ जाते हैं सीधा एसी के इलस्ट्रेशन पर। ये एक्सरसाइज आ गई, इससे पहले वर्कड आउट इलस्ट्रेशन। यस, तो पहले ही क्वेश्चन मुझे अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल दोनों है इसके अंदर, है ना। अटेम्प्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन आप। ये रहा इलस्ट्रेशन 1। फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है, एसी सर्किट है, देखो नीचे उन्होंने नीचे उन्होंने लगा रखा है एक एसी पोटेंशियल, ये देखो नीचे एसी पोटेंशियल लगा है, तो दिस इज एन एसी सर्किट। पर ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पे एल और आर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसके साथ यहाँ सीरीज में कुछ लगा रखा है। तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कर दिया है यहाँ पे। ट्राई करिए, सॉल्यूशन नहीं देखना है किसी को भी, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। करो। पूछा क्या है हमसे, द फेज डिफरेंस बिटवीन IL एंड, पहला ऑप्शन है द फेज डिफरेंस बिटवीन IL एंड VR1 इज 0। पहला ऑप्शन है द फेज डिफरेंस बिटवीन IL एंड VR1, I थ्रू L, मतलब यहाँ जो करंट जाएगा यहाँ, और जो यहाँ करंट है R1 में, मतलब R1 रेजिस्टेंस में जो करंट है, इन करंट का फेज डिफरेंस पूछा है। बताओ क्या है, 0 होगा क्या? क्या है, 0 होगा? आंसर टू एवरीवन करना त्रिलोक। त्रिलोक बोल रहा है नो। त्रिलोक क्यों? त्रिलोक आपने नो क्यों बोला? क्या लिखा आपने? आपने लिखा इंडक्टर है। यस, बिल्कुल सही। जब हम इंडक्टर और रेजिस्टर को देखें, इन दोनों को ध्यान से देखो, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखो सेम है, दिख रहा है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये जो इंडक्टर है और ये जो रेजिस्टर है नीचे R1, इस L के और इस R1 के अक्रॉस हमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों का। अब इंडक्टर में पोटेंशियल से जो करंट होता है वो फेज में पीछे होता है, तो यहाँ का करंट पोटेंशियल से π/2 फेज में पीछे होगा, और नीचे करंट पोटेंशियल के फेज में ही होगा, ठीक है। तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के कंपेयर में देखें तो इंडक्टर में करंट पीछे होगा फेज में π/2 से, और रजिस्टर में सेम फेज में होगा। तो जब दोनों के करंट वोल्टेज से अलग अलग फेज में है, तो वो करंट सेम फेज में हो ही नहीं सकते, इसलिए आंसर गलत हो गया। आ रही बात समझ में? दिस आंसर इज रॉन्ग। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब ऑप्शन बी देखते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन VC एंड VR2 इज 90। VC एंड VR2, ये दोनों सीरीज में, देखो ये R2 और ये कैपेसिटर सीरीज में है, इनमें सेम करंट जाएगा, तो इनमें करंट तो सेम है। अब कैपेसिटर में जो पोटेंशियल होता है वो करंट से फेज में पीछे होता है, और रजिस्टर में जो करंट होता है वो कैपेसिटर, वो करंट वोल्टेज के फेज में होता है। रजिस्टर में पोटेंशियल करंट के फेज में होता है, तो रजिस्टर का पोटेंशियल VR2 वो करंट के फेज में है, और कैपेसिटर का उससे 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। और द फेज डिफरेंस बिटवीन VC एंड VR2 इज 90 डिग्री, तो ये सही लिखा है, दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज बीइंग करेक्ट। नाउ अगला ऑप्शन, द फेज डिफरेंस बिटवीन IL एंड VR1 इज 180। इसमें जो करंट था L में IL, और R1 में जो करंट था, इनके बीच का फेज डिफरेंस उन्होंने बोल दिया है हमको 180, तो वो तो गलत हो गया। अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो 90 था, ये भी रॉन्ग है। द फेज डिफरेंस बिटवीन VC एंड VR2 इज 180, अगेन ये रॉन्ग है। जब बी सही हो गया तो ये रॉन्ग होना ही चाहिए, इसलिए आंसर होना चाहिए इसका बी। आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर। हाँ, कुछ डाउट? कोई कुछ बोल रहा है पीछे? चलिए कोई डाउट नहीं, आई थिंक। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन 2।
Illustration 2. A periodic voltage V varies with time as shown in the figure. T is the time period. The RMS value of the voltage is. इस वोल्टेज के RMS वैल्यू बताना है आपको. आपको इसके RMS वैल्यू निकालना है. अटेम्प्ट करिए आप. ये T/4 तक तो मुझे V0 दिख रहा है, उसके बाद मुझे 0 दिख रहा है. तो RMS कैसे निकालते हैं? VRMS निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? हम रूट लेंगे, मीन निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे. तो उन्होंने वोल्टेज का देखो नीचे स्क्वायर करा है, फिर उसकी 0 से T/4 इंटीग्रेट करा है. करना इंटीग्रेशन 0 से T थी है, पर T/4 से T तक तो वो 0 ही था, है ना. हमें इंटीग्रेशन करना था 0 से T. 0 से T हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, पर बीच में कुछ समय 0 है वो, तो जो 0 है वो हिस्सा हटा दो, तो 0 से T/4 ही इंटीग्रेट होगा. तो ये क्या? यस. और वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस कांस्टेंट को V0 स्क्वायर के बाहर ले लो, तो V0 स्क्वायर बाहर आ गया. अंदर dt का इंटीग्रेशन T/4 बचा, उसे T से डिवाइड करा, तो रूट लेके आ जाएगा V0/2, है ना. तो करेक्ट आंसर इज V0/2. चलिए, सर इसमें V0 क्यों लिया है? ये तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है ना. तो वही तो होगा. 0 से T/4 में वोल्टेज कांस्टेंट है ना, V0 के बराबर है. वोल्टेज Yes, की sir. इक्वेशन क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे वोल्टेज इक्वल टू V0 जब T 0 से T/4 है, उसके बाद क्या है? वोल्टेज 0 है, Yes, sir. है ना. तो उसके बाद फिर सही है यार, ये तो सही लिखा उन्होंने. चलिए, अब Yes, इलस्ट्रेशन sir. 3, 4 करते जाइए आप, करते जाइए जल्दी. करते जाइए अटेम्प्ट जल्दी से. अगला क्वेश्चन फिर लोग करते हैं. वो अभी जो हाथ की चीजें वो कंप्लीट करते हैं फिर लोग. क्वेश्चन 3. The potential difference V and current I flowing through the AC circuit is given by V और I दिया है. The average power dissipated in the circuit. तो अभी जस्ट सीखा था आज अपन ने ये, जो हमारे पास V और I की इक्वेशन से, अगर उसको ध्यान से देखो तो इनमें फेज डिफरेंस जो दिख रहा है मुझे, एक मुझे साइन में है, दूसरा कॉस में. कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, कॉस को साइन में कन्वर्ट करो. पहले किसे कन्वर्ट करेंगे भाई? कॉस 90 थीटा, जोड़ के. हाँ, इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा. बिल्कुल सही है ना. तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेना. उसके बाद इनका फेज डिफरेंस देखना. तो जब ऐसा कन्वर्ट करोगे तो एक में -π/6 था कॉस में, वो हो जाएगा π/6 प्लस π/2. वो हो जाएगा करंट की वैल्यू कन्वर्ट करके, वो लिखी थी मेरे पास 5 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस π/6, जिसको लिख दोगे आप 5 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस π/6 प्लस π/2. और दूसरा जो वोल्टेज है वो क्या दिया हुआ है हमको? 10 साइन ओमेगा टी. या ऊपर पोटेंशियल है, नीचे करंट है, ऐसा कुछ है. ठीक है. तो इनकी VRMS IRMS वैल्यू दिख रही है. VRMS हो जाएगा 5/√2, IRMS हो जाएगा 10/√2 इंटू कॉस 5. फेज डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में? ये π/2 माइनस π/6. बस ये, अरे ये सॉल्व कर दो, ये आगे एवरेज पावर आज ही पढ़ा अपन नहीं है. ठीक है. चलिए, इलस्ट्रेशन Yes, sir. 4, 5 करते जाइए आगे जल्दी से. एक त्रिलोक के जवाब आ रहे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं क्लास में बाकी? वेदांग, आस्था, खुशी, प्रियांशु. यस है. रोहित, खुशी सब है. ठीक है, वेरी गुड. जल्दी से करिए फिर.
देखिए ज्यादा इलस्ट्रेशन है नहीं, केवल 8 इलस्ट्रेशन से 3 हो गए हमारे, 4 5 जल्दी से करिए। रोहित मतलब वो मैं कैसे बताऊंगा आपको, मेरी उनसे इस बारे में आगे बात नहीं हुई कुछ। ठीक है रोहित, देखते। Illustration 4. In the circuit shown, the capacitor has a charge Q. At t equal to 0 second, the key is closed. कैपेसिटर का चार्ज और की क्लोज कर दी 0 सेकंड पे। The charge on capacitor at the instant potential difference across the inductor L1 is 0. जब L1 इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा। ठीक है, दोनों इंडक्टर वहां सीरीज में दिख रही है मुझे, सीरीज में इंडक्टर को जोड़ा जा सकता है, तो दोनों इंडक्टर जुड़कर L और 2L 3L हो जाएगी। ठीक है, तो बस 3L इंडक्टर है और कैपेसिटर C है। अब ऊपर एक इंडक्टर में करंट 0 तो दूसरे में 0 होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो दोनों का ही करंट 0 है। उन्होंने पूछा है कि जब करंट 0 था तब का चार्ज बताओ, तो करंट 0 उस समय करंट 0 है अगर, तो चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। बोलो क्यों? क्योंकि एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है कि भाई जो करंट होता है वही चार्ज का रेट ऑफ चेंज ही तो होता है। तो जब चार्ज मैक्सिमम रहा होगा तभी तो करंट 0 आ रहा होगा। तो करंट 0 पे चार्ज मैक्सिमम, तो कितना चार्ज है, शुरू का चार्ज है ना वो, तो क्यों ही आना चाहिए, जो दिया है क्वेश्चन में आंसर क्यों ही आएगा, ये आंसर होना चाहिए, है ना। इन्होंने डी लिख दिया है। अच्छा, उसमें पूछा कुछ और है उन्होंने। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग। The charge on capacitor at the instant potential difference across inductor L1 is 0 is, तो क्यों आना चाहिए इसका आंसर, तो डी थोड़ी आना चाहिए। ओके सॉरी, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बोला है ना, मैंने गलत रीड कर लिया, उन्होंने मैंने करंट रीड कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 कहा है क्वेश्चन में, तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0, सिंपल सी बात। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो चार्ज 0। सही है, सही है, मैंने रीड गलत कर लिया था, मैंने उसको पोटेंशियल को करंट रीड कर लिया था। चलो इलस्ट्रेशन 4 भी हो गया। 5 करो। हुआ कि नहीं आपका, कि बस मैंने ही कर दिया। आया नहीं आया? आ गया। चलो एक काम करिए अब, ठीक है, अपना आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देते,